नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 4 PM के हमारे साथी संपादक संजय शर्मा जी ने एक गुज़ारिश की कि मैं आपके चैनल पर एक दिन का नियमित एक सेगमेंट लेकर आऊँ और दिन भर जो कोई भी गतिविधि हुई हो, उनमें से कोई एक मुद्दा चुन करके आपसे अपनी राय, अपनी टिप्पणी साझा करूँ। तो मुझे आप सभी दर्शकों और श्रोताओं से जुड़ने का एक मौका नज़र आया, इसलिए आज से ये एक शुरुआत हो रही है और कोशिश ये रहेगी कि नियमित तौर पर, कमोबेश नियमित तौर पर 4 PM चैनल पर आप मेरी एक टिप्पणी जो समसामयिक टिप्पणी होगी, वो सुन सकेंगे। आज पहली दिन टिप्पणी है, पहला दिन है। 2-3 घटनाएँ जो आज के दिन की हुई, उन पर अपनी टिप्पणी करते हुए अपनी बात रखूँगा। सबसे पहले आज एक खबर अभी सोशल मीडिया पर चल रही है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने एक ओबीसी सम्मेलन आयोजित किया और ओबीसी सम्मेलन में प्रमुखता से शिरकत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर उस ओबीसी सम्मेलन में जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाला शख्स वकील के भेष में था और फिर उनके समर्थकों ने उसको मारा पीटा और फिर पुलिस को शायद सौंप दिया। इस घटना का जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि यूं तो भारतीय राजनीति या दुनिया भर की राजनीति में जूता फेंकने या किसी नेता के ऊपर सार्वजनिक जीवन में तमाम इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपने गौर किया होगा कि एक घटना और चल रही है कि घोसी में जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, उस उपचुनाव में जो एक नेता हैं जिन्होंने इतनी यात्राएं की हैं कि ऐसे नेताओं को देख करके एक बार ये भी विचार करना चाहिए कि भारतीय राजनीति में विचारधारा या कोई अपना स्टैंड केंद्र में होता है या अवसर केंद्र में होते हैं। इस पर कभी अलग से हम लोग बात करेंगे। लेकिन पिछली बार 2022 के चुनाव में एक प्रत्याशी जो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे, ये आरोप लगाते हुए कि ओबीसी को न्याय नहीं मिल रहा है और फिर से अब वापस भाजपा में चले गए हैं। उनके इस्तीफे से जो जगह खाली थी, उस पर उपचुनाव हो रहा है। उसमें भी उनके ऊपर प्रचार के दौरान स्याही फेंकने का एक मामला सामने आया। बड़ी विडंबना उसमें चल रही है। समाजवादी पार्टी के लोग एक वीडियो चला रहे हैं, कुछ मीडिया हाउसेस भी एक वीडियो चला रहे हैं कि वो व्यक्ति, वो बच्चा जो स्याही फेंक करके गया, क्योंकि कम उम्र का है इसलिए मैं बच्चा कह रहा हूँ, लेकिन वो एक मुहरा होता है ना कई तरह का। उसने पहला बयान जो थाने में जाते समय ये दिया कि भाजपा के लोगों ने उससे कहा कि भाई तुम जरा चुनाव हल्का पड़ता जा रहा है, तुम जरा कुछ ऐसा करो कि खबर बन जाए। फिर अब एक दूसरा वर्जन आ रहा है जो पुलिस का वर्जन है, वो कह रहे हैं कि अमुक व्यक्ति समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन मेरा कहना यहाँ ये है कि सार्वजनिक जीवन में स्याही फेंकने, जूते चलाने, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान हो या पूर्व के तमाम लोग हों, पहली बात यह है कि जनतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अपने किसी नेता के विचार से, उसकी राजनीति से अगर असहमत हैं, तो आप उससे संवाद करें, उससे सवाल पूछें, तीखे सवाल करें, उसकी आलोचना करें। आलोचना में अगर तर्क आपके कमजोर पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि भाषा हिंसा तक पहुंच जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ बयानों को लेकर के लगातार विवाद रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और वो उस वजह से वो लगातार सुरक्षा में रहते हैं और लगातार उनको लेकर के इस तरह के हमले होते हैं। या गौरतलब है कि अयोध्या के कुछ संतों ने भी ये घोषणा की थी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटेगा, जीभ काटेगा, और बहुत खराब बयान। अब मैं इस सारे बयानों की निंदा करते हुए ये गुजारिश करूंगा कि ऐसी हिंसा और ऐसा कृत्य होना नहीं चाहिए। दूसरी एक खबर जो पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई, वो खबर है मीडिया को लेकर के। मैं इस बात का जिक्र यहां से करना चाहूंगा कि 4 PM के दर्शक भी इस बात को समझें
और एक नागरिक के तौर पर आपको इस तरह की चीजों को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। आप किसी नेता से असहमत होंगे तो आप उसे चुनाव हरा सकते हैं, जिता सकते हैं। आप किसी विचार से असहमत होंगे तो आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि उसे आप शिकस्त दे दें। लेकिन आलोचनाओं पर पाबंदी अगर लगने लगे, और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ के पुलिस महकमों को एक नोटिस जारी करते हुए एक संदेश और निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि कोई सरकार की कैसी आलोचना कर रहा है, उस पर नजर रखें। अब मैं इसे एक ऐसे संकेत के रूप में देख रहा हूं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम हल अलग अलग तरह के ख्यालात विचार को स्पेस दें। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आप मुझसे सहमत नहीं है, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप मेरी असहमति का जवाब दें। एक बहुत मशहूर वाक्य है कि अगर आप मेरे खिलाफ हैं तो भी मैं आपके बोलने की आजादी के लिए आपके पक्ष में लड़ूंगा। लोकतंत्र और जमहूरियत का तकाजा यही है कि आप विरोधी को भी बोलने का मौका दें और उसका जवाब तर्क से दें। और मैं फिर से कह रहा हूं, तर्क कमजोर पड़ते हैं तो हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार अब अपने आलोचकों पर कड़ी नजर रखते हुए कुछ इशारा ऐसा कर रही है कि कड़ी कार्रवाई तक जाए। तो मुझे नहीं पता कि इस बात को कैसे लेना चाहिए। मैं इसे एक ऐसे फरमान के रूप में देख रहा हूं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मीडिया जब गुलाम होना शुरू हुई, जिसे हम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जब वो गुलाम होना शुरू होती है तो सोशल मीडिया धीरे धीरे ज्यादा लोकप्रिय और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आती है। इसलिए आप गौर करेंगे कि पिछले कई लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगाने और उसको नियंत्रित करने की कई कोशिशें सामने आती रही हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो लगातार बोलने पर पाबंदी और सवाल करने पर नियंत्रण लगाने की कोशिश लगातार कर रही है। ये इसलिए भी होता चला आ रहा है क्योंकि जब मीडिया में ये सवाल पूछा जाए कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप पर्स रखते हैं या नहीं, आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, आप कोई टॉनिक लेते हैं क्या, आप बिना सोए कैसे काम कर लेते हैं, तब ऐसा लगता है कि मीडिया वो सवाल नहीं कर रहा है कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह पर क्या सोचते हैं, आप महंगाई पर क्या सोचते हैं, आप बेरोजगारी पर क्या सोचते हैं, आप लिंचिंग मणिपुर से मेवात की आगजनी पर क्या सोचते हैं, आप जाति जनगणना पर क्या सोचते हैं। जब ये सवाल ना हो तो सवालों के मायने बदल जाते हैं और एक खास किस्म से सत्ता को खुश करने और सत्ता के पक्ष में माहौल बनाए रखने की भूमिका मीडिया अपने अख्तियार में ले लेता है। जब कोई मीडिया हाउस इससे इतर कोई सवाल करता है तो जो ईडी, सीबीआई या केंद्रीय संस्थान जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए हैं, वो जैसे किसी पार्टी में विधायक खरीदने, बेचने, सरकार बनाने, गिराने के काम करते हैं, वे लोग मीडिया हाउसेस पे छापा भी मारने लगते हैं। बाहर से फंडिंग हो रही है, भीतर से हो रही है, और ऐसा नेक्सस बनाया जा रहा है कि जो सवाल करे वो खामोश हो जाए। लेकिन एक बात सोचनी चाहिए कि लोकतंत्र में अगर आप इस तरह की चीजों के साथ भी खड़े हैं, अगर आप अन्याय के साथ खड़े हैं, तो सत्ता आपको तब तक इस्तेमाल करेगी जब तक आप उसके पक्ष में माहौल बनाने के लिए ठीक रहेंगे। और अगर आप सत्ता पक्ष से सवाल करने लगे, और जो आज तक चैनल पर हुआ, G20 समिट करके उनका एक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें देश की केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उनसे सवाल पूछने का एक सत्र सवाल जवाब का था, जो एक बड़े एंकर कहे जाते हैं आज तक के सुधीर चौधरी। लंबी बातचीत है उसमें, वो उस इंटरव्यू में लगातार ये भी पूछते हैं कि आपको गुस्सा क्यों आता है, और शुरुआत उस इंटरव्यू की ऐसे होती है कि वो केंद्रीय मंत्री एक बहुत आध्यात्मिक टाइप का एक माहौल पूरा वहां बना हुआ है, बहुत संयम के साथ सवाल पूछे जा रहे हैं, संयम के साथ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अचानक सुधीर चौधरी एक सवाल करते हैं कि जब टमाटर 250 रुपए किलो हुआ था तो क्या आपके भी घर में इस पर बात होती थी। तो जो प्रतिक्रिया उसकी केंद्रीय मंत्री की है, मुनीर नियाजी का एक शेर है
कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। मुझे लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री ने तुरंत ये बात समझी कि आप ये हमसे सवाल करेंगे टमाटर 250 रुपए किलो पर, और फिर उसका जो प्रतिक्रिया थी उसकी, वो प्रतिक्रिया एक लिटमस टेस्ट है इस देश के नागरिकों के लिए, उनके लिए भी जो सरकार के पक्ष में खड़े हैं, जो लगातार सरकार के पक्ष में माहौल बनाए हुए हैं, उनको भी इस वीडियो क्लिप को देखकर यह समझना चाहिए कि आप तब तक इस्तेमाल किए जाने वाले मुहर की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे जब तक आप उनके पक्ष में हैं। अगर आप उनसे सवाल करेंगे तो प्रतिक्रिया में क्या होगा, अगर मैं आपको तिहाड़ी कहूं तो कैसा लगेगा आपको। आप कल्पना करिए कि एंकर ने कोई इतना भी कठिन सवाल नहीं किया था कि आप टमाटर, उसने ये कहा कि टमाटर जब महंगा हुआ तो आपके भी घर में क्या बात होती थी, और प्रतिक्रिया में केंद्रीय मंत्री ये कह रही है कि मैं भी आपके पर्सनल अटैक करने लगूं और आपको कहूं कि जब तिहाड़ जेल गए थे तो कैसा लगा था। उसके बाद आप उस चेहरे की भावभंगिमा देखिए जो एंकर था, पता नहीं इंटरव्यू खत्म हुआ होगा, लाइट कैमरा बंद हुए होंगे तो उनको कितनी डांट पड़ी होगी कि तुमने ये क्यों किया, या हो सकता है वो शख्स दबाव बनाने के लिए या अपनी कोई छवि चमकाने के लिए जो कुछ भी किया होगा। मुझे लगता है कि ये मीडिया का जो चेहरा है, इस पर एक गहरा सवालिया निशान खड़ा होता है। उसी G20 समिट में आप बाकी जितने विपक्षी दल हैं, उनके नेताओं से जितनी बातचीत हो रही है उसको गौर करें। अखिलेश यादव के साथ एक सेशन है और वहां जो एंकर हैं वो इतने तीखे सवाल करती हैं, इंडिया गठबंधन में टूट क्यों हो रही है, आपके पीडीए का मतलब क्या है, आप जाति जनगणना, वहां पर एक सवाल पूछती हैं वो एंकर कि आप जो जब वो कहते हैं कि इंडिया का जो पूरा विमर्श है, उस विमर्श में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम पीडीए के साथ इंडिया को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, हम जाति जनगणना पर बात करेंगे। तुरंत एंकर कहती हैं आप जातियों की राजनीति या जातिवादी राजनीति अपनी राजनीति तक रखें, मीडिया को मत घसीटें। तो अखिलेश यादव ने जैसे ये सवाल किया कि दैनिक जागरण ने एक ऐसे ही चैनल पर अपने इंटरव्यू में मुझसे सवाल किया कि कितने सारे यादव भर गए, तो मैंने उनसे पलट के पूछा आपके चैनल में कितने यादव हैं। तो अखिलेश यादव की थोड़ी अपनी प्रवृत्ति है कि वो हमला तो करते हैं, जैसे जब एंकर ने कहा कि आज तक देश और दुनिया का सबसे बड़ा चैनल, तो अखिलेश यादव जो व्यंग करने की उनकी एक कला है, उनका एक हुनर है, जैसे पिछली बार भी उन्होंने तंज किया था, इस बार भी उन्होंने तंज किया कि मैं चाहता हूं कि जो इतना बड़ा चैनल है वो एक सच्चा चैनल भी बन जाए, उसमें मीम्स भी बनने लगे। ये बात दूर तक जाती है कि बड़ा होना और सच्चा होना दोनों में फर्क है। बड़ा हुआ तो क्या है, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लागे थी दूर। तो ये जो पूरा विमर्श मीडिया को लेकर के है, उस पर हमें एक पैनी नजर रखनी होगी कि अखिलेश यादव ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही कि भाई हमारा जो 22 का चुनाव हारे, वो आप कह रहे हैं कि हार गए, आपके मुद्दे हार गए, आप चुनाव हार गए। तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये झूठ बोलकर और धोखे से हमें हराया गया। उन्होंने कहा कैसे? इन्होंने कहा कि 18,000 हमने उन लोगों की शिकायत चुनाव आयोग में आंकड़े और दस्तावेज के साथ की है जिन्होंने 22 के चुनाव में वोट नहीं डाला क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया था, 19 में उन्होंने वोट डाला है। इस पर आगे कोई बातचीत नहीं होती। जैसे टमाटर वाला सवाल पूछने के बाद जब सामने वाला गेस्ट ये कह देता है कि मैं भी आपसे अगर पूछ दूं कि तिहाड़ जब आप गए तो कैसा लगेगा, इसके बाद वो चाहता तो पत्रकार इतने सवाल पूछ सकता था कि वो केंद्रीय मंत्री बेआबरू होकर उनके कूचे से निकलती, मगर वो एक ही सवाल पर उसको समझ में आ गया होगा कि नहीं नहीं, गलत जगह गलत सवाल पूछ सकते। मणिपुर के मसले पर, महिलाओं के नंगा घुमाए जाने के मसले पर ये सवाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से पूछे जा सकते थे, ब्रजभूषण शरण सिंह पर पूछे जा सकते थे, महंगाई के साथ बेरोजगारी पर पूछे जा सकते थे, हाथरस पर पूछे जा सकते थे, चिन्मयानंद पर, कुलदीप सेंगर पर पूछे जा सकते थे, महिलाओं पर दमन और अन्याय के अत्याचार के मामलों पर पूछे जा सकते थे, सिलेंडर की महंगाई पर भी पूछे जा सकते थे। पलटकर ये कहा जा सकता था कि भाई 400 रुपए सिलेंडर था तब आप क्या कर रही थी और अब आप क्या कर रही। इसका मतलब ये है कि सवाल पूछने की जगहें लगातार संकुचित होती जा रही हैं। सवाल पूछने पर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक सकता है, तो सवाल पूछने पर कोई एंकर जो कि उन्हीं के खेमे का है वो तिहाड़ी जैसे जुमले को तंज के रूप में झेल सकता है।
सवाल पूछने पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार नजर रखेगी और कार्रवाई करेगी। सवाल पूछने पर अगर आप कोचिंग के टीचर हैं तो केवल इतना अगर कह देंगे कि पढ़े लिखे को वोट दो, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसका अगला वाक्य उस टीचर ने ज्यादा अच्छा बोला था कि ऐसे को वोट मत दो जिसे केवल नाम बदलना आता हो, ऐसे को वोट दो जिसे देश दुनिया की समझदारी हो, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। सवाल पूछने पर एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को इस्तीफा देना पड़ता है। एक बार गौर करिए, अगर सवाल पूछने की जगह ऐसे ही संकुचित होती गई, और याद रखिएगा सुधीर चौधरी कोई सत्ता से सवाल करने वाले व्यक्ति नहीं है, वो विपक्ष से सवाल पूछने के लिए मशहूर हैं, लेकिन एक सवाल उन्होंने सत्ता से पूछ दिया तो उनका कितना बुरा हश्र हुआ। याद रखिएगा, सवाल पूछने की जगह अगर बची रही तो लोकतंत्र बचा रहेगा, संविधान बचा रहेगा। अगर सवाल पूछने की जगह खत्म हो गई तो शायद हम सब के अधिकार कब छीन लिए जाएंगे हमें पता नहीं चल रहा है। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आज का शो आपको कैसा लगा इसकी भी प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आबी ठेके पर पढ़ाता हूं। फिर मिलेंगे अगले शो में, तब तक देखते रहिए 4 PM। बहुत बहुत धन्यवाद।